हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु पे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाऊंगा और जितने भी एग्ज़ाम्स लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसके साथ साथ जो बैंकिंग के एग्जामिनेशंस आते हैं जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या अदर आईबीपीएस पीओ क्लर्क के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एसएससी के थ्रू एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्जामिनेशंस में जो भी इंग्लिश का पोर्शन है उसको मैं डील करूंगा। आप सभी लोगों को यहाँ पे एक वेस्ट कंटेंट मिलेगा, उसके साथ साथ क्वालिटी वाली मटेरियल विथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी विद द बेस्ट टीम। सो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जुड़िए, जल्द से जल्द आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज और उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ से हम लोग डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप ही किए जाते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं आप उनको जल्दी से जल्दी कैसे डील करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है, क्वेश्चन हर बच्चा करता है, बट डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन को जल्दी कौन करता है। देखिए मैं क्लासेज में भी बार बार कहता रहता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ एक चीज़ को। वो चीज़ ये है कि क्लास में पढ़ना, घर पे पढ़ना एक अलग की बात होती है प्यारे बच्चों, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन टाइम में बैठे हो वहाँ पे आपका माइंड कितना शार्प क्लिक कर रहा है, ये चीज़ वहाँ पे डिपेंड करती है। तो एग्ज़ाम टाइम में जो रियल फेस करना है आपको इश्यू, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। सारे टॉपिक पे आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे विद द वेस्ट ट्रिक। और वोकैब वगैरह तो मैं आप लोगों को इस टाइप से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम हंसते खेलते आप लोग उसको याद करेंगे, आपको कभी बोरियत नहीं महसूस होगी, कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। काफ़ी बच्चों के कंप्लेंट्स मेरे पास आते हैं, सर वोकैब में परेशान हो जाता हूँ, सर पेपर उठाता हूँ तो बस केवल पिक्चर देख देख के मैं सोचता हूँ कि हाँ यही घटना हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं डील करने के लिए आपके सामने हूँ। और ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट वाइज, वीडियो वाइज हम लोग देखेंगे और वो सारी चीज़ें आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे दूर करने की कोशिश करेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश टॉपिक से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आज मैं फर्स्ट चैप्टर को आप लोगों की शुरुआत करूंगा। और ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कुछ बच्चे इसको सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंटैक्स के नाम से। जैसे कि आप लोगों ने एकेडमिक में जो भी इंग्लिश पढ़ रखी होगी उसमें आपने सिंटैक्स के नाम से इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो एकेडमिक में इंग्लिश आती है और जो यहाँ पे कंपटीशन में आती है, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट इन देयर मीनिंग एंड देयर सेंस। तो दोनों ही चीजें एकदम से अलग होती हैं, क्योंकि वहां पे आपको चीजें बस क्वेश्चंस को सॉल्व करके नंबर लेना होता है, किसी प्रकार से अपना सर्टिफिकेट में स्कोर बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको जिंदगी बनानी होती है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, कितने अच्छे तरीके से डील करोगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी के भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड के हो, पीजीटी, टीजीटी, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप कैसे डील करोगे, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्यारे बच्चों, एग्रीमेंट तो आप सब ने सुन रखा होगा पहले, और एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? समझौता होता है। जैसे कि मैं जानता हूं, जहां तक कि तमाम बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें से हैं जो इलाहाबाद में कमरा लेकर रहते हैं। जब आप कमरा लेने जाते हैं तो मकान मालिक से आपका एक रेंट एग्रीमेंट होता है ना, कि मकान मालिक ऐसे बोल देता है कि ऐसा 4,000 लगेगा, रहना हो तो रहो, नहीं जाओ, ऐसा थोड़े बोलता होगा। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम यही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी एक समझौते की बात हो रही है। अब देखो वहाँ पे
स्टूडेंट और मकान मालिक के बीच में समझौते की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो समझौते की बात हो रही है वो किसके किसके बीच, सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में समझौते की बात हो रही है। तो ये समझौता क्या होता है, इसके थ्रू एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसको। देखिए जैसा कि आपने देखा चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का चैप्टर है आपने देखा, एग्रीमेंट मीन्स आपको मैंने बता रखा है कि समझौता होता है। तो प्यारे बच्चों क्या समझौता है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी इंग्लिश ग्रामर का कोई भी जो सेंटेंस लिखा होता है उसका सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो कर्ता, क्या कहते हो, कर्ता, और ये क्या हो गई आपकी, ये है क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट मीन्स ये क्या होता है, कर्म। तो देखिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर का जो भी सेंटेंस होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, किसी एक्शन को डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है, किसको बताती है, किसी एक्शन को, किसी कार्य को ये बताती है। ये जो क्रिया होती है किसको बताती है, किसी कार्य को बताती है, जैसे आना जाना, रहना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, ये सब कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्य को करने वाला होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये जो कार्य को करने वाला होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों। देखिए सामान्यतः क्या है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें सब्जेक्ट आई है, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया है, तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो अगर किसी भी सेंटेंस की हम मेन वर्ब से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हु, क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, हु, तो इसका जो जवाब होगा, इसका जो जवाब होगा वही सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका जो जवाब होता है वही क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। कैसे, जैसे हमने लिख दिया कमल ब्रोक अ चेयर, ये सेंटेंस लिखा। अब देखिए जब भी आप सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस को आपको अलग अलग भागों में बांटना हो तो इसकी ट्रिक ये है प्यारे बच्चों कि शुरुआत हमेशा वर्ब से कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है वर्ड, मैक्सिमम बच्चे इसको क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर इसके सही प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसमें आर साइलेंट होता है। अब अगर आर साइलेंट होगा तो ये रा वाली मात्रा हट जाएगी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं वास्तव में, वर्ब। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको वर्ब। तो धीरे धीरे आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ से अपनी करेक्ट करते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या है ना कि आप लोग देखिए कभी सब्जेक्ट को हो सकता है ना पहचाने, नाउन प्रोनाउन को पहचानने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेनी ऑफ यू, आप सभी लोगों में से अधिकतर लोग क्रिया को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं करते हैं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रोक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रोक मतलब भी तोड़ना, तो ये क्या हो गई, अपनी वर्ब हो गई। अब मैंने बताया वर्ब से पहले क्या आता है, तो प्यारे बच्चों वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में क्या आती है, तो वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया कि देखो हु से क्वेश्चन करने पर जो जवाब आता है वही सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यही चीज मैंने आपको बताई। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा ब्रोक मतलब तोड़ना, तो कौन तोड़ा, तो तोड़ने का काम कमल ने किया है, तो कमल क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली बात मैं ये करने वाला हूं कि प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों रूल ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। किसके अनुसार प्रयोग की जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार। कोई भी जो सेंटेंस लिखा होता है हर सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, कभी भी सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार नहीं आता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बातें। ऐसे ही वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगुलर वर्ब
और एक होती है प्लूरल वर्ब। वैसे तो वर्ब की ढेर सारी अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे, वचन के हिसाब से देखेंगे, तो वर्ब भी दो ही प्रकार की मिलेगी। अब देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैसा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, तो उस सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों उस सेंटेंस में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। यही एग्रीमेंट होता है प्यारे बच्चों, यही समझौता होता है, यही सारी चीजें यहीं पे डील होती हैं। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब यही चीज हमको पूरे चैप्टर में देखना है, और इस चैप्टर में हम यही करेंगे कि देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। अब देखिए इस रूल को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जब तक आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी तब तक उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। जब तक आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी, आपको पता नहीं होगा कि क्या काम आता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये कितना कीमती है, तब तक आपको उसकी महत्वपूर्ण होने का आभास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सोना है, जैसे लोहा आप लोग देखिए छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं तमाम रोड पे ना, कोई उठाता है, नहीं उठाता है, लेकिन वहीं पे सोना हो, पड़ा हुआ हो, सब दौड़ पड़ते हैं उठाने। क्यों, क्योंकि उनको उस चीज का महत्व पता है, उस चीज के बारे में पता है, तो उनको उसकी उपयोगिता समझ में आती है, उनको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर मैं टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। यही जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इन्हीं दोनों को ही हम केवल सब्जेक्ट के स्थान पे रख सकते हैं। इन दोनों के अलावा देखिए टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक नाउन और एक प्रोनाउन, इन्हीं दोनों को हम सब्जेक्ट के स्थान पे रख सकते हैं। अब अगर प्यारे बच्चों हमको ये पता चल जाए कि नाउन कब कब सिंगुलर प्लूरल होता है और प्रोनाउन कब कब सिंगुलर प्लूरल होता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि नाउन कब कब सिंगुलर और प्लूरल होता है, प्रोनाउन कब कब सिंगुलर प्लूरल होता है, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी और लगे हाथ वर्ब भी देख लेंगे। तो देखिए इसमें, देखिए अगर कहीं पे कोई नाउन लिखा हुआ है और नाउन के लास्ट में हम क्या ऐड कर दें, यस/ईएस ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और जितने भी नेम होते हैं, नेम का मतलब प्रॉपर नाउन होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वो सब के सब कैसे होते हैं, सिंगुलर। अब मैं बात करूंगा प्रोनाउन की, तो नाउन की बात हो गई। देखिए प्रोनाउन अभी के लिए संख्या में केवल 7 हैं आपके सामने, ही, सी और इट। ये जो 3 प्रोनाउन है ये होते हैं सिंगुलर। और आई, वी, यू और दे, ये जो 4 प्रोनाउन लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होते हैं प्लूरल। देखिए आई के साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है प्यारे बच्चों, आज मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे आई के साथ में कंफ्यूज होते हैं कि सर आई का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, कभी प्लूरल वर्ब आती है, तो कैसे हम जाने। तो ये ट्रिक है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि देखिए अगर कहीं भी आई लिखा हुआ है तो आई को प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा प्लूरल मानते हैं। कैसा मानते हैं, प्लूरल। लेकिन जब बात की जाती है पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए इधर प्रोनाउन की बात कर ली हमने और इधर किसकी बात कर ली हमने, नाउन की बात कर ली है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, ये हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल। तो लेकिन अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दें, क्या जोड़ दें, यस या ईएस जोड़ दें, तो नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। ये ट्रिक याद रखना कि नाउन के अंत में अगर हम यस या ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल होगा, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नाउन के अंत में यस या यस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा, लेकिन अगर वर्ब के अंत में यस या यस लगाएंगे तो हमेशा ये सिंगुलर बनेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से रूल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे फेमस रूल इसका हम लोग यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इधर
देखिए रूल ये है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और वो सेंटेंस में दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, देखिए ये हो गया नाउन नंबर 1 और ये हो गया नाउन नंबर 2, ठीक है। और अगर ये दोनों किससे जुड़े हों, ऑफ से जुड़े हों, और जो ये पहला वाला नाउन लिखा हुआ है इसके साथ में किसका यूज किया गया हो, द का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग हो, द का प्रयोग किया गया हो, तो इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब जो होती है ये हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ट्रिक आप लोग सब लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बहुत ढेर सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, तो पहले देखो कि क्यों कंफ्यूज होते हैं, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जैसे हमने लिख दिया दे वर रनिंग देयर, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब देखिए इसमें ये हो गई वर्ब। अच्छा एक चीज और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कईयों एग्जाम्स में पूछी जाती है, बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ट्रिक ये है, वो पहचान नहीं पाते कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो उसके लिए सुनो ये ट्रिक। देखो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, यही तो सबका स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर शुरू में ही डिस्कस किया है, आप लोग याद हो तो। देखिए अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब अकेले आती है तो ये हमेशा मेन वर्ब होती है, हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, ये मेन वर्ब होती है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट के बाद में दो क्रियाएं साथ साथ आई हो और फिर ऑब्जेक्ट आया हो, तो ये जो पहली वाली क्रिया होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है और बाद वाली जो क्रिया होती है हमेशा मेन वर्ब होती है। जैसे देखिए यहाँ दो क्रियाएं साथ में आई हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत तगड़ी ट्रिक है, बहुत ढेर सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि सब्जेक्ट में कंफ्यूजन कहां से होती है, कंफ्यूजन यहां से देखो, ये दे लिखा है, आप सबको पता है दे प्लूरल होता है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, इधर देखो लिखा है कि प्लूरल है, तो दे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगी, आपको पता है, इसी को देख के ही आपने इधर लिख दिया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यही सेंटेंस कुछ इस टाइप से लिखा होता है, किस टाइप से लिखा होता है, तो देखो हम लिख देते द स्टूडेंट्स ऑफ आरबीएस क्लासेज, क्या लिख देता हूं, द स्टूडेंट्स ऑफ आरबीएस क्लासेज, और ब्लैंक करके बना देता हूं इंटेलिजेंट, क्या लिख देता हूं, इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट्स ऑफ आरबीएस क्लासेज ब्लैंक इंटेलिजेंट, हमने ऑप्शन बनाया, पहले में लिखा एज, दूसरे में लिखा हमने आर, और जो तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमने लिख दिया एम, और ऑप्शन नंबर डी में हमने यहाँ पे बना दिया वाज, ठीक है। ये हमने ऑप्शन बना दिया, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता, सर यहाँ पे तो वर्ब भरनी है। अब तक हमने देखा था कि सब्जेक्ट के स्थान पे केवल एक ही वर्ड लिखा रहता था, देख के फट से हम लगा देते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ आरबीएस क्लासेज। अब इतने बड़े सब्जेक्ट में हम किसको मान के वर्ब लगाएं, तो प्यारे बच्चों फिर यही ट्रिक आपको काम आएगी। देखिए एक आरबीएस क्लासेज चैनल का नाम है ना, तो अगर नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो पढ़ता है, जो पढ़ने का शिक्षा ग्रहण करने काम करता है वो स्टूडेंट होता है ना, और जिसका भी नाम होता है वो भी नाउन होता है, तो ये भी नाउन, तो ये नाउन नंबर 1 हो गया प्यारे बच्चों, ये नाउन नंबर 2 हो गया। ऑफ से दोनों जुड़े हैं, पहले वाले के साथ द आया है, तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप का कॉन्सेप्ट बने तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, पहले वाले के अनुसार आती है। देखो सारा कंफ्यूजन खत्म है, तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार। अब देखिए जो पहला वाला नाउन लिखा है स्टूडेंट्स लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब नाउन के अंत में यस लगा है, और मैंने अभी बताया कि नाउन के अंत में यस या यस लगेगा तो वर्ब का उल्टा होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ वर्ब का उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि नाउन के अंत में यस या यस लगा तो प्लूरल। अब अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देखिए इसमें से जो सिंगुलर है पहले तो उसको हटा देते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एलिमिनेशन। जब भी आप एग्जाम देने बैठो, कभी भी एग्जाम देने जब भी आप बैठो, तो सबसे पहला चीज ध्यान में रखो कि अगर आपके एग्जाम में आपके सामने 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस बना दिए गए हैं, तो 4 में से ये मत कोशिश करो, मैक्सिमम बच्चे खोजने लगते हैं सही वाला कौन सा, नहीं,
सबसे पहले जिनमें आप 100% श्योर हैं कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, उन दोनों को हटाओ। और अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है कि 4 में से 2 गलत को आप हटा सकते हो, तो फिर इतनी भी कैपेबिलिटी होगी कि बचे हुए 2 में से सही कौन सा, उस पर आप टिक कर ले जाओगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने जो जो भी सिंगुलर वर्ब थी उनको हटा दिया। अब एक प्लूरल वर्ब बची है, और वो क्या बची हुई है? आर। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे, ठीक है, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। चलिए इस पे बेस हम लोग और ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। देखिए हमने एक और लिखा, हमने लिखा द सन्स ऑफ डॉक्टर हैव सेटल्ड अब्रॉड। एक सेंटेंस ये लिखा हमने। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा द शॉप्स ऑफ टाउन इज क्लोज्ड टुडे। ये सेंटेंस हमने लिखा और इसको हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा, और लास्ट में जो पार्ट है उसका नाम है नो एरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए, ये हो गया पार्ट नंबर बी, ये हो गया पार्ट नंबर सी, और लास्ट में क्या हो गया? पार्ट नंबर डी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। हमने लिखा द क्वालिटी ऑफ दिस मार्कर आर गुड, और इसको अंडरलाइन हमने किया और ऑप्शंस में इधर बनाया इज, वाज, वर, और ऑप्शन नंबर डी में हमने लिखा नो इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा हमने इधर? नो इम्प्रूवमेंट लिखा। प्यारे बच्चों देखिए आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इनको देखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप कैसे डील करोगे, यही चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा सन्स, अब देखिए सन्स क्या हो गया? नाउन नंबर 1, और डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर क्या हो गया? नाउन नंबर 2। हमने देखा 2 नाउन किससे जुड़े हैं? आप से जुड़े हैं, और पहले वाले नाउन के साथ द आया है। अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि इफ 2 nouns आर कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन ऑफ and definite article the is used before the first noun, then we use a verb according to the first noun in that sentence। तो देखिए इसमें 2 नाउन ऑफ से जुड़े हैं, पहले वाले नाउन के साथ द आई है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार आएगी। हमने देखा सन्स लिखा है, तो जो अपना फर्स्ट वाला नाउन है क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब ये चूंकि ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आती है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हैज जो होती है सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। अच्छा देखो एक चीज और, देखो यहीं पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ब यहाँ आ गई, तो अब 2 क्रियाएं साथ में आई है ना, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अंतिम वाली क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। जैसे कि बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं, उनको ये याद रहता है कि इज, आई एम, आर ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। प्यारे बच्चों यही गलती करते हो। देखो हमने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हमने क्या लिखा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस ये लिखा हमने। अगला हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर। क्या लिखा हमने अगला? ही इज अ डॉक्टर। ये सेंटेंस हमने लिख दिया है। अब देखिए जो हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी जो है वो मेन वर्ब है। तो देखते हैं इसमें। देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है, इसमें देखो 2 क्रियाएं साथ में आई है ना, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन आपने देखा ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, इसमें इज अकेले एक वर्ब आई है, और मैंने अभी पढ़ाया कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब अकेले आती है तो हमेशा मेन वर्ब होती है। तो देखो ये वाली जो यहाँ पे वर्ब लिखी है क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। देखिए 2 सेंटेंस लिखे हैं और 2 सेंटेंस में आपके साथ में सेम वर्ब यूज है। पहले में इज हमने लिखा और दूसरे में भी इज हमने लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पे पहले वाले में यही इज हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाले में क्या है? मेन वर्ब है। तो हम किसी भी वर्ड को देख के ये डिसाइड नहीं करेंगे, ऐसे देख के नहीं बोलेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जब तक कि सेंटेंस में हम उसका प्रयोग ना देख लें। तो कोई भी जो वर्ब लिखी होती है, कोई भी जो क्रिया लिखी होती है, वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है,
ये डिपेंड करता है कि उसका सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है। खैर चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। आपने देखा यहाँ पे लिखा है द शॉप्स ऑफ टाउन। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा द शॉप्स ऑफ टाउन, इसमें आपने देखा कि शॉप्स नाउन नंबर 1 है और टाउन नाउन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी ऑफ से जुड़े हैं, द आया हुआ है, तो इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी किसके अनुसार प्रयोग की जाएगी? तो प्यारे बच्चों हमेशा सब्जेक्ट पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाएगी। आपने देखा शॉप्स लिखा है प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो इस प्रकार से गलती किस पार्ट में है? तो बी पार्ट में। देखो एग्जाम में प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस को ऐसे 4 अलग अलग भागों में बांट देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो चारों सेंटेंस चारों जो पार्ट है इसमें से किस पार्ट में गलती है, और अगर किसी पार्ट में गलती नहीं तब आप किस पे टिक करेंगे? तब आप नो एरर पे टिक करेंगे। और अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन एरर। क्या बोलते हैं? कॉमन एरर, या फिर हम इसी को बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं घर पे, कोई आपका मित्र है जो एग्जाम दे करके आया और आपसे पेपर के बारे में डिस्कस किया, उसने कहा कि भैया मैं पेपर देने गया हुआ था और 5 क्वेश्चन कॉमन एरर से आए थे या 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से आए थे, तो आप समझ जाओ वो कहना चाहता है कि 5 ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जिनमें सेंटेंस को 4 अलग अलग भागों में ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया था, और इन चारों में जो पार्ट अलग अलग बांटे गए हैं इनमें से हमको किसी एक पार्ट में खोज के गलती निकालनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, इसका मतलब यही होता है। चलिए तो यहां पे हमने देखा इज के स्थान पे क्या आ जाएगा? आर। तो लिखा द शॉप्स ऑफ टाउन, जो टाउन की शॉप्स हैं, दुकानें हैं, आर क्लोज्ड, बंद हैं टुडे, आज, ठीक है। ऐसे यहां पे देखिए लिखा द शॉप्स ऑफ सॉरी द सन्स ऑफ डॉक्टर। क्या लिखा है? द सन्स ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के जो बेटे हैं, सन हैं, हैव सेटल्ड एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स होता है प्यारे बच्चों विदेश में। एब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश में, ठीक है। तो जो डॉक्टर के सन्स हैं, उसके जो बेटे हैं, उसके लड़के हैं, वो कहाँ सेटल हो चुके हैं? एब्रॉड, विदेश में सेटल हो चुके हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई साहब ये एब्रॉड चले गए हैं, तो एब्रॉड का मतलब विदेश में चले गए हैं। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। और प्यारे बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है द क्वालिटी ऑफ दिस मार्कर। क्या लिखा हुआ है? द क्वालिटी ऑफ दिस मार्कर आर गुड। अब आपने देखा जो क्वालिटी है ये क्या हो गया? नाउन नंबर 1। दिस मार्कर लिखा है ये क्या हो गया? नाउन नंबर 2। अच्छा अब देखिए इस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कहें सर आपने तो कहा था केवल नाउन आएगा, यहाँ पे दिस भी आया है। तो आप देखिए इसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए जैसे हम इधर से मार्कर शब्द को हटा दें और लिख दें द क्वालिटी ऑफ दिस आर गुड, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो किसकी क्वालिटी अच्छी कुछ पता है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिस शब्द आया है ये किसके लिए आया है? मार्कर के लिए, मतलब मार्कर शब्द ही मेन शब्द है। अगर इसमें से हम मार्कर को हटा देंगे तो दिस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपने देखा ये हो गया नाउन नंबर 1, ये हो गया नाउन नंबर 2। सॉरी, वर्ब किसके अनुसार आएगा? तो नाउन नंबर 1 के अनुसार। अब देखा नाउन नंबर 1 के स्थान पे लिखा क्वालिटी। नाउन नंबर 1 के स्थान पे क्या लिखा? क्वालिटी। क्वालिटी कैसा नाउन होता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो प्यारे बच्चों क्वालिटी जो है ये सिंगुलर नाउन होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी का प्लूरल तो क्वालिटीज होता है ना। क्वालिटी शब्द का जो प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो तो क्वालिटीज होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्वालिटीज प्लूरल है और सब्जेक्ट अपना अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, और सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे हम आर को हटाएंगे, क्यों? क्योंकि आर प्लूरल है, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अगर सेंटेंस सही लिखा होता तो हम किस पे टिक करते? नो इंप्रूवमेंट पे। तो ये तो होगा नहीं। अच्छा सेंटेंस आपने देखा आर लिखा है। अब आप सभी लोगों को पता है कि ये जो इज है, ये जो एम है, ये जो आर है, इन तीनों का जो प्रयोग हम करते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। कभी भी जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ऑप्शंस को चूज कर रहे हो तो सेम टेंस वाला ऑप्शन चाहिए हमको। कैसा? सेम टेंस वाला हमको ऑप्शन चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे आर लिख के ये बता दिया है कि सेंटेंस को प्रेजेंट में है तो हमें ऑप्शन भी प्रेजेंट वाला चाहिए, भले से ही हमको सही ऑप्शन मिल जाए।
अगर अदर टेंस का है और सही ऑप्शन है, जैसे देखिए यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, अब देखिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ वाज लिखी हुई है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ क्या लिखिए वाज। अब आप सभी लोगों को पता है कि ये जो वाज होता है, वर होता है, इन दोनों का प्रयोग करते तो हम पास्ट टेंस में हैं, लेकिन इसमें से वाज जो है सिंगुलर होता है और वर जो होती है क्या होती है, प्लूरल होती है। तो भले से ही वाज सिंगुलर, लेकिन इस पे टिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सेम टेंस चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत। अब देखिए यही होता है रूल ऑफ एलिमिनेशन की पावर, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ रूल ऑफ एलिमिनेशन, देखो इसकी पावर कितनी तगड़ी है। अभी मैंने कुछ नहीं खोजा, हमने ये नहीं खोजा कि सेंटेंस में सही वाला ऑप्शन कौन है, बस गलत वाले को हटाना शुरू किया है, बस गलत वाले क्या किया, हटाना शुरू किया है। आपने देखा सबसे पहले इसको हटाया, क्योंकि यहाँ पे भाई गलती थी, तो सही कैसे हो सकता है, अगर ये सही लिखा होता तो नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई सुधार नहीं, हम इस पे टिक करते, तो ये कैंसिल हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे यार जो टेंस है वो गड़बड़ ऑप्शन में है, अदर टेंस वाले ऑप्शंस को हटाया। अब देखो 4 में से 3 हटा दिया, अब अपने आप सही वाला यहाँ पे छूट गया है, और यहाँ पे सही ऑप्शन कौन होगा, तो वो होगा यहाँ पे इज। सही ऑप्शन कौन होगा, तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो होगा इज, और इज इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस सेंटेंस। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो आपको क्वेश्चन है अच्छे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जनरल लाइफ में भी यूज करते हो, जैसे आप लोग कहते हो ना कि मान लीजिए मिस्टर शर्मा है कोई, आप लोग बोलते हो मिस्टर शर्मा के दुकान की मिठाई अच्छी होती है, तो आप क्या बोलते हो, देखो इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द स्वीट ऑफ मिस्टर शर्मा, ऐसे आप लिखते हो ना। या आप लोग बोलते हो कि इलाहाबाद के बच्चे कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, तो इसका मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ इलाहाबाद, ऐसे बोलते हो। या फिर आप लोग कैसे बोलते हो, आप लोग कहते हो कि जैसे मान लीजिए बोलना कार की खिड़की, क्या बोलते हो, कार की खिड़की, तो द विंडो ऑफ कार। ऐसे दिन भर में आप ढेर सारे इस टाइप के वर्ड यूज करते रहते हो, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करता हूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को ये काफी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा देखिए ये तो हो गई ग्रामर की पोर्शन की चीजें, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हल्का सा वोकैब वाली भी पोर्शन की चीजें, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में भी वोकैबलरी को डाल देता है, कभी कभी वो क्वेश्चन में भी वोकैबलरी को डाल देता है। तो प्यारे बच्चों जो अपना वोकैब वाला पोर्शन होता है ना, इसमें दो मुख्य चीजें आती हैं, ये जो वोकैब वाला अपना पोर्शन होता है इसमें कितनी, दो मुख्य चीजें आती हैं, और दोनों मुख्य चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो दोनों मुख्य चीजें ये होती हैं, देखिए जब भी कोई भी वर्ड लिखा होता है तो उससे दो चीजें निकल के सामने आती हैं, कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आती हैं, एक तो उस वर्ड की मीनिंग आती है, और दूसरा उस वर्ड का क्या आता है, सेंस आता है। ठीक है, मीनिंग मतलब केवल अर्थ होता है, लेकिन ये जो सेंस लिखा है, सेंस का मतलब होता है भावार्थ। सेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सेंस का मतलब होता है भावार्थ। ठीक है, तो हम लोगों को सेंटेंस में मीनिंग को तो देखना ही देखना है, साथ साथ हम लोगों को सेंस को भी देखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए ढेर सारे वर्ड, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं वर्ड, जैसे हमने लिख दिया रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिनाई, डिक्लाइन, रिजेक्ट, ये देखिए इतने शब्द हमने लिख दिया, सबका अर्थ होता है, जो हिंदी मीनिंग है वो होती है मना करना। सबकी मीनिंग क्या होती है, हिंदी मीनिंग मना करना। तो ये जो हमने बोला कि ये प्यारे बच्चों मना करना शब्द, ये क्या है, ये मीनिंग है लेकिन जो इनका सबका सेंस है, इन सभी लोगों का क्या है, जो सेंस है प्यारे बच्चों, सेंस सबका अलग अलग है, सेंस जो है वो क्या है, सबका अलग अलग है। तो अलग अलग क्या है, तो देखिए जैसे रिफ्यूज शब्द लिखा है, अब रिफ्यूज का अर्थ तो मना करना है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ यूज करेंगे, रिफ्यूट का भी अर्थ मना करना है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ यूज करेंगे, डिनाई का भी मतलब मना करना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट यूज कहाँ करेंगे, डिक्लाइन इसका भी प्रयोग मना करना है, लेकिन एग्जैक्ट यूज कहाँ है। ऐसे सेम रिजेक्ट की भी बात की जा रही है, तो जब इस चीज को हम जानना स्टार्ट करेंगे कि इसका एग्जैक्ट यूज कहाँ है, तो क्या होता है, सेंस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रिजेक्ट। अब रिजेक्ट मीन्स मना करना, लेकिन रिजेक्ट का प्रयोग हम करते हैं वहां पे जहां हम कोई चीज सिरे से खारिज कर देते हैं। रिजेक्ट का प्रयोग कहां होता है, जहां पे हम कोई चीज सिरे से खारिज कर देते हैं। अगला वर्ड देखिए लिखा है डिक्लाइन। अब देखो एक तो डिक्लाइन का अर्थ आप लोग जानते हो पतन होना, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों डिक्लाइन का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जहां हम विनम्रता पूर्वक कोई चीज मना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉफी पी के बैठा हूं, मेरा मित्र आया मुझसे कहा विकास सर कॉफी पी लीजिए। हमने कहा नहीं अब मैं कॉफी नहीं पीऊंगा क्योंकि अभी मैंने जस्ट कॉफी पी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ऐसे देखिए डिनाई लिखा हुआ है। डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट। क्या होता है, नॉट टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने से मना करना। कोई काम आप कर चुके हैं लेकिन उसको आप स्वीकार करने से मना कर रहे हैं कि हाँ इसको मैंने किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे लास्ट डे मान लीजिए आप स्कूल गए हुए थे और आज आपके मित्र ने पूछा कि कल तुम स्कूल आए थे, और तुमने कहा नहीं मैं कल स्कूल नहीं आया था, जबकि तुम आए थे, लेकिन तुमने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं स्कूल आया था, इस बात से मना कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिनाई हो गया। ऐसे रिफ्यूट, जब आप किसी की कही गई बातों का खंडन कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं, तो रिफ्यूट है, रिफ्यूट होता है। और ऐसे रिफ्यूज शब्द जो लिखा है, ये जब किसी के ऑफर या प्रपोजल को आप मना कर देते, किसी के रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रिफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेंस होती है। अब देखिए ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सबके यहाँ आपस में सिनोनिम्स हैं, सबके सब क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची, इन सबको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ देखो वर्ड्स को रटने की दो तरीके हैं, कैसे आप वर्ड्स को लर्न करोगे। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा दो तरीके से, एक तो आपको रूट वर्ड के मेथड से बताऊंगा कि आप वर्ड्स को याद कैसे करो, और दूसरा नेमोनिक के मेथड से। किसके, नेमोनिक्स। पढ़ने में लग रहा होगा मेनमोनिक लिखा हुआ है ना, नहीं, नेमोनिक इसको पढ़ते हैं। नेमोनिक का मतलब होता है कि वर्ड्स को हम किसी न किसी प्लेस से, किसी न किसी जगह से उसको रिलेट कर दिया करें। क्या कर दिया करें, रिलेट कर दिया करें। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा सप्पल, हमने एक वर्ड क्या लिखा, सफल। मैंने आपसे पूछा कि प्यारे बच्चों सफल मतलब क्या होता है। देखो बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये। सफल मतलब क्या होता है, आपने कहा था सफल मतलब तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा बताओ सर जिससे लंबे समय तक याद रहे। तो सफल, सफल मतलब होगा चप्पल। सफल मतलब क्या होता है, चप्पल। देखो सफल चप्पल, सफल चप्पल, और चप्पल पढ़ने के बाद तो दुनिया का हर वर्ड याद आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चप्पल लिखा है, चप्पल कैसा होता है, लचीला। ऐसे किसी भी तरफ मोड़ दो इधर उधर ना, तो चप्पल कैसा होता है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। तो इसका मतलब सफल मतलब क्या होता है, लचीला। लेकिन याद किससे रखोगे, चप्पल से। ऐसे हमने लिख दिया। एक वर्ड होता है नोवाइस, कुछ लोग इसको नोविस भी पढ़ते हैं। अब नोवाइस मीन्स होता है नौसिखिया। क्या होता है, नौसिखिया मतलब जो किसी चीज का अभी ज्यादा जानकार नहीं है, अभी शुरू शुरू में सीखा है। अब इसको याद करने की ट्रिक, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नो से नो, और वाइस को आप वाइज से याद कर रख सकते हो। नो वाइज मतलब वाइज नहीं है, और अगर कोई चीज कोई वाइज नहीं तो क्या है, नौसिखिया है। ऐसे ही देखो इसी की एक सिनोनिम होती है टायरो। इसी की सिनोनिम क्या होती है, टायरो। और टायरो मतलब भी क्या होता है, नौसिखिया होता है। अब मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है कि सर टायरो को कैसे याद करेंगे, तो टायरो को आप ऐसे याद रखेंगे। टायरो को याद रखो, ट्राई करते रहो। कैसे याद रखो, ट्राई करते रहो। और ट्राई करते रहो, क्यों ट्राई करते रहो, क्योंकि तुम क्या हो, अभी नौसिखिया हो। क्योंकि अभी तुम क्या हो, नौसिखिया हो। तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, नेमोनिक कहते हैं। और रूट वर्ड क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग केवल फोकस कर रहे हैं नेमोनिक पे। देखिए एक वर्ड और हमने यहां पे लिखा सबैटिकल। क्या हमने लिखा, सबैटिकल। अब मैं जानता हूं बहुत बड़ा सा वर्ड लिखा है, याद नहीं होगा ना कि सबैटिकल की मीनिंग क्या होती है। तो इसको देखो जोड़ो किसी चीज से, इसको हम जोड़ेंगे सब बात कल। सब बात कल, ये देखो कहां से, सब बात कल। किससे जोड़ेंगे, सब बात कल। और जब मान लीजिए आपके पास फोन आया, आपने कहा कल बात करेंगे, या सारी बातें कल होंगी, ये चीज आप क्यों कहते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है और कल आपके पास में खाली समय है। बस हो गया, सब बात कल। सबैटिकल मतलब फ्री टाइम, खाली समय। इसका मतलब क्या होता है, खाली समय।
तो इसको आप ऐसे याद रखोगे तो ये जो हम वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नेमोनिक टेक्निक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेमोनिक टेक्निक कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़े से और कुछ हम लोग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ और वर्ड डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया कार्निवोरस, क्या लिख दिया हमने, कार्निवोरस। अब देखिए कार्नी शब्द जो है ये बताता हमेशा फ्लैश को, मांस को बताता है, और जो वोरस है, वोरस मतलब क्या होता है, खाना। क्या होता है, खाना। अब खाना, क्या खाना, मांस खाना, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मांसाहारी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ऐसे ओमनीवोरस, सर्वाहारी। तो ये सब क्या होती है, नेमोनिक्स होती हैं कि वोरस शब्द देखा तो समझ जाएंगे कि इसमें किसकी बात कर रहा है, खाने की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और उसके बाद में हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे और एक नए सेशन के साथ में फिर से हम लोग मिलेंगे इसी आरबीएस चैनल पे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों का वीडियो जो है और ये जो कंटेंट है हम लोग जो यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।